प्यारे बच्चों, मैं आज कल के पार्ट के बाद से समझाने जा रही हूँ। आप लोगों ने कल वाला वीडियो ज़रूर देखा होगा और शायद आप लोग को समझ में आ भी गया होगा, क्योंकि किसी ने अब तक कोई भी डाउट मुझसे नहीं पूछा है। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखते हैं 3.2 का सेकंड पैराग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला लाइन है उसको आप लोग को अंडरलाइन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा हुआ है, भूपृष्ठ पर स्थित सागर और महासागरों सहित सभी नद नदियाँ एवं झीलों से घिरे हुए विस्तृत भाग को जलमंडल कहते हैं। ये हम लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ा था। जलमंडल किसे कहते हैं? जलमंडल हमारे पृथ्वी पर मौजूद जितने भी सागर, महासागर, नद, नदी, झील, तालाब, पोखर, मतलब पानी के जो स्रोत है वो सारे मिलकर एक साथ जलमंडल या हाइड्रोस्फीयर कहलाते हैं। उसी की तरह समुद्र की सतह से ऊपर मिट्टी से घिरे भूपृष्ठ के अन्य बृहद भूभाग को स्थलमंडल कहते हैं। पानी को छोड़कर पानी के पृष्ठ से, जल पृष्ठ से ऊंचा उठकर जो भूपृष्ठ है और जो वो बृहद भूभाग है उसी को हम लोग स्थलमंडल या फिर लिथोस्फीयर कहते हैं। ये दोनों चीज़ों को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि इसमें से आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पर एक बात बताया गया है कि भूपृष्ठ के जो ये जलमंडल और स्थलमंडल है, ये दोनों एक साथ मिला हुआ नहीं है। मतलब जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, जैसे कि पेंजिया और पैंथालासा, पहले सारे भूभाग एक साथ मिलकर पेंजिया नाम से जाने जाते थे, या फिर एक साथ मिले हुए थे और इसलिए उनको एक साथ मिले हुए थे, उनमें बीच में कोई भी पृथकीकरण हुआ नहीं था, वो सब एक साथ पेंजिया कहलाते थे। उसी तरह जो जल भाग था वह सारे एक साथ थे और उसको पैंथालासा कहा गया था। ठीक है, लेकिन फिलहाल आज के युग में अभी फ़िलहाल हम लोग देखते हैं कि जो ये भूपृष्ठ हो या सागर महासागर हो, वो एक साथ मिले हुए नहीं हैं। ठीक है, जो जलमंडल और स्थलमंडल है वह विभाजित होकर एक दूसरे के बीच में समाये हुए हैं, है कि नहीं। और जो कैस्पियन, मरु और ऑरल सागर, इन तीनों सागरों को छोड़कर संसार के बाकी जितने भी सागर महासागर है वो एक दूसरे के साथ उनका लिंक रहता है। ठीक है, जैसे कि ये पेज में यहाँ पे ग्लोब दिया हुआ है, देखिए ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका एक साथ नहीं है, इसके बीच में सागर वगैरह भी समाये हुए हैं। यहाँ पर एशिया, यूरोप, अफ्रीका, यहाँ पर ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो यहाँ पर अंटार्कटिका है। इनके बीच में ये देखिए आप लोग को जल राशि समाये हुए हैं, है कि नहीं। तो इन जल राशियों के बीच में, ये जब बीच में क्या होता है, महाद्वीपों के बीच में जल राशियाँ भी समाई हुई हैं। तो मतलब जो ये जो स्थल मंडल है अपने में अकेला एक साथ सटा हुआ नहीं है, उसी तरह से जो जल भाग भी है वो जल भाग भी अकेले मतलब एक साथ समाया हुआ नहीं है। स्थल भाग के बीच में भी कभी हम लोगों को जल भाग देखने को मिल जाते हैं और जल भाग के बीच में भी हम लोगों को कुछ स्थल भाग इस तरह से देखने को मिलते हैं। ये जो ओशिनिया पार्ट है, ये ओशिनिया पार्ट तो छोटे छोटे द्वीपों के समूह से बना हुआ है, ये ओशिनिया पार्ट, है कि नहीं। तो यहाँ पर जो ये आप महाद्वीप देखेंगे, महाद्वीपों के बीच में भी छोटे छोटे आपको सागर महासागर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर ये देखिए सागर के कुछ, यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी वगैरह, ये सब क्या है जो कभी कभी स्थल भाग के बीच में भी आपको जल भाग देखने को मिल जाएंगे और जल भाग के बीच में भी कभी हम लोगों को स्थल भाग वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जो ये जो भूभाग है, ये जो स्थल भाग हो या जल भाग हो, ये एक साथ सटे हुए नहीं हैं, ये बीच में समाये हुए हैं। ठीक है, और कैस्पियन, मरु और ऑरल सागर को छोड़कर बाकी सभी जलराशि एक दूसरे से मिले हुए दिखाई देते हैं। जैसे कि ये देखिए पैसिफिक ओशन अगर यहाँ पर अटलांटिक ओशन से, अटलांटिक महासागर और पैसिफिक ओशन यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे भारत महासागर और अटलांटिक महासागर एक दूसरे से मिले हुए हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से जो ये जल राशियाँ हैं कहीं ना कहीं पर एक दूसरे से मिले हुए नज़र आते हैं अगर हम लोग ग्लोब को अच्छी तरह से देखें। ओके, फिर आता है जो हमारे स्थल भाग है, इन स्थल भाग को चारों तरफ से घिरा हुआ 4 बड़े भागों में विभाजित किया गया है। जो हमारे जो स्थल भाग है, सारे जो महाद्वीप वगैरह है, इन महाद्वीपों को 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 भाग क्या है देखते हैं हम लोग। जो स्थलमंडल का जो पहला भाग है वो है एशिया, यूरोप, ये अफ्रीका महादेश में गठित है। ठीक है, स्थल भाग का जो पहला विभाजन है, उस पहले विभाजन में आता है एशिया, यूरोप और अफ्रीका महादेश। दूसरे भाग में आता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश। तीसरे भाग में आता है ऑस्ट्रेलिया और अन्य द्वीप समूह के साथ गठित ओशिनिया महादेश। ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया वो थर्ड विभाजन में आते हैं और चौथे विभाजन में आता है अंटार्कटिका। ओके, तो ये 4 विभाजनों में हमारे
जो स्थल भाग है जिसको लिथोस्फीयर कहा जाता है, उस लिथोस्फीयर को बांटा गया है। ओके। और दूसरी ओर एक साथ मिले हुए तथा महादेशों के चारों तरफ से घिरे संसार के 5 महासागरों में से प्रशांत महासागर एशिया महादेश और उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच स्थित है। तो प्रशांत महासागर कहाँ स्थित है, आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो प्रशांत महासागर स्थित है एशिया महादेश और उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीचों बीच। ये हमारा एक शॉर्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसमें से, ठीक है। फिर जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश तथा यूरोप एवं अफ्रीका महादेशों के बीचों बीच। अगर आप एटलास देखें, पृथ्वी का जो ग्लोब हो या फिर जो एटलास है, आप उसको अच्छी तरह से देखें तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो प्रशांत महासागर हमको मिला एशिया महादेश, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका बीच में स्थित है। और अटलांटिक महासागर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महादेश तथा यूरोप एवं अफ्रीका महादेशों के बीचों बीच। फिर आता है हमारा हिंद महासागर। ये हिंद महासागर कहाँ पर स्थित है, ये हिंद महासागर एशिया महादेश के दक्षिण में, अफ्रीका महादेश के पूर्व में तथा ओशिनिया महादेश के पश्चिम में अवस्थित है। ये लोकेशन हो गया हमारे हिंद महासागर का। ओके। फिर आता है उत्तर महासागर। ये उत्तर महासागर कहाँ स्थित है, उत्तरी अमेरिका, यूरोप एवं एशिया महादेश के उत्तर में अवस्थित है तथा दक्षिण महासागर दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका और ओशिनिया महासागर के दक्षिण में अवस्थित है। तो ये हो गए हमारे सारे जो महादेश हैं, महासागर है, महासागरों की अवस्थिति वो कहाँ पर स्थित है, ये सारे अवस्थिति हम लोगों को यहाँ पर बताया गया है। ये मैंने इस तरह से अंडरलाइन कर दिया है, आप लोग भी इसको अंडरलाइन कर दीजिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन आने के चांसेस है, ठीक है। तो उल्लेखनीय है कि जलमंडल का बृहद अंश 57% दक्षिणी गोलार्ध में अवस्थित है और दूसरी ओर स्थल भाग का बृहद अंश 67% उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो जलमंडल का सबसे ज़्यादा अंश कहाँ देखा जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, और स्थल मंडल का सबसे ज़्यादा अंश आपको दिखाई पड़ता है उत्तरी गोलार्ध में। इससे भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। इसलिए संसार की कुल जनसंख्या का लगभग 90% अंश उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है। तो हमारा क्वेश्चन आ सकता है कि संसार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत अंश उत्तरी गोलार्ध में निवास करता है, तो इसमें आ जाएगा हमारा 90%। ओके। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया शायद। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा टॉपिक है महासागरों की अवस्थिति एवं विशेषताएं। पृथ्वी पर स्थित सभी महासागर किसी न किसी रूप में एक दूसरे से मिले हुए हैं। ये हम लोगों ने लास्ट जो पिक्चर देखी है, लास्ट पिक्चर में हम लोगों ने देखा था, उसमें से हम लोग को पता चले गया है। इसलिए महासागरों की यही सीमा को निर्धारित करना असंभव है। फिर भी अध्ययन की सुविधा के लिए मोटे तौर पर महासागरों की सीमा का विस्तार पूर्वक निर्धारण कर दिया गया है। इस बीच उल्लेखित 5 महासागरों में से 3 अर्थात प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर उत्तरी एवं दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैले हुए हैं। तो हमारा प्रश्न आ सकता है कि कौन से महासागर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में पाए जाते हैं, तो उसका उत्तर होगा प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। ये तीनों महासागर ऐसे हैं जो उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों में फैले हुए हैं, ठीक है। केवल दक्षिणी महासागर ही दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी महासागर ही उत्तरी गोलार्ध में अवस्थित है। तो विस्तार एवं क्षेत्रफल के हिसाब से महासागरों में प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ये मैंने लास्ट लेसन में बताया ही था, और उत्तर महासागर सबसे छोटा महासागर है। तो इसमें से भी आपका छोटे शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारे महासागरों के नाम, उनका जो कितना सीमा तक वो फैले हुए हैं उसका हिसाब दिया गया है, ठीक है। और जलमंडल के क्षेत्रफल का अनुपात, जो प्रशांत महासागर देखिए सबसे बड़ा है, 47.8% प्रशांत महासागर ही है। फिर 22.8% हो गया अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर है 20.3%, दक्षिण महासागर 5.6 और सबसे छोटा है उत्तर महासागर 3.9%। तो ये हमारा एक आंकड़ा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको अच्छे से एक बार पढ़कर इसको याद कर लें, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज में है, जो हमारा जो महासागर के जल का जो सतह है वो जितना समतल होता है उसका तल भाग उतना ही असमान होता है। जैसे कि हमारे स्थल भाग में विभिन्न प्रकार के असमान अवयव हमको दिखाई पड़ते हैं कि नहीं, जैसे कि पठार हो गए, पर्वत पहाड़ हो गए, समतल भूमि, इस तरह के भू अवयव जिस तरह से स्थलमंडल के ऊपर पाए जाते हैं, उसी तरह के विभिन्न प्रकार के अवयव क्या होते हैं, समुद्र तल में भी पाए जाते हैं। ये सारे अवयव क्या करते हैं, हमारे स्थल मंडल को क्या करते हैं, असमान बनाते हैं। उसी तरह महासागरों के तल में भी हमको कई तरह के अवयव पाए जाते हैं, जैसे कि चट्टान हो गया,
द्रोणी, द्रोणी, समुद्र टीला, गर्त आदि, ऊपर खापड़, इस तरह के कई सारे हम लोगों को महासागरों के नीचे में भी इस तरह के हम लोगों को अवयव देखने को मिलते हैं जो महासागर के तलों को असमान बना देते हैं। ठीक है। औसत हिसाब से महासागरों की गहराई लगभग 4000 मीटर होती है। औसतन एक हिसाब बताया गया है कि जो महासागरों की गहराई होती है औसतन 4000 मीटर की होती है। हम जानते हैं कि स्थल मंडल को मिलाने वाली रेखा से महासागर के मध्य भाग तक गहराई क्रमशः बढ़ती जाती है। हम लोग जानते हैं समुद्र के जो किनारों का अंचल है, किनारों से जैसे जैसे हम लोग महासागरों के बीच में जाते रहेंगे वैसे वैसे महासागरों की गहराई बढ़ती जाती है कि नहीं। जैसे कि तालाब वगैरह भी, पोखर वगैरह में भी हम लोग देख रहे हैं किनारे से अगर जैसे जैसे हम लोग बीच की और मतलब मध्य अंश की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे तालाब का गहराई बढ़ता जाता है। इसी तरह से जो समुद्र के जो उपकूलीय अंचल से जैसे जैसे हम लोग समुद्र के बीच के और बढ़ते जाते हैं उसी के साथ साथ क्या होता है, उसका मध्य भाग बीच तक गहराई क्रमशः बढ़ती जाती है और उसमें विभिन्न प्रकार के अवयव पाए जाते हैं। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वहाँ पर विभिन्न प्रकार के अवयव भी मिलना शुरू हो जाते हैं। साधारणतः समुद्र तट, जिसको हम लोग उपकूल भी बोलते हैं, अंग्रेजी में बीच बोला जाता है, से लेकर सागर महासागरों के मध्य भाग तक क्रमशः मही सोपान, महादेशीय सोपान जिसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है, मही यानी महादेशीय ढाल कॉन्टिनेंटल स्लोप्स, गहरा समुद्र तल, समुद्र तलीय द्रोणी, समुद्री चट्टानों की शिराएं एवं द्वीप तथा समुद्री गर्त पाए जाते हैं। इसको आप लोग अंडरलाइन कर दीजिए। हमारे समुद्र तट से उपकूल से समुद्र के बीच तक पाए जाने वाले किस तरह के अवयव पाए जाते हैं, ऐसा प्रश्न आ सकता है। तो आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, इस तरह से ये सारे चीज़ों को आप लोग को एक तरह से लिखते जाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये सारे समुद्री गर्त जिसको ट्रेंच बोला जाता है, ये सारे चीज़ यहाँ पर ये एक पिक्चर के हेल्प से यहाँ पर दिया गया है। एक पिक्चर की हेल्प से आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये देखिए किस तरह से फर्स्ट ये उपकूल से जो छिछला अंचल है जहाँ पर पानी बहुत ही छिछला होता है उसको महादेशीय सोपान बोला गया है। फिर उससे थोड़ा सा नीचे आते ही महादेशीय ढाल, फिर आता है महादेशीय छज्जा। यह महासागर का बीच का अंचल है जहाँ पर गहराई सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। तो यहाँ से उपकूल से स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम लोग नीचे आते जाएंगे इस तरह से, जैसे कि कॉन्टिनेंटल स्लोप, महादेशीय ढाल, ये स्लोपिंग, अचानक से ही वो क्या हो जाता है, नीचे की ओर ढलान आ जाती है उसमें, है कि नहीं। तो ये कॉन्टिनेंटल स्लोप दिखाया गया है यहाँ पर। यह ढलान महादेशीय सोपान के बाद ये ढलान आती है, अचानक से ये ढलान जो आती है इस ढलान को हम लोग महादेशीय ढाल बोलते हैं, कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं। फिर आता है आपका गहरा समुद्र तल। ये समुद्र तल है, ये सबसे ज़्यादा गहरा समुद्र तल है कि नहीं। और इसी समुद्र तल में हम लोग को कई तरह के समुद्र तलीय द्रोणी, ये ओशन फ्लोर है, ये यहाँ पर ये समुद्र का जो तल है इस तल में हम लोगों को समुद्री चट्टान, शिराएं एवं द्वीप पाए जाते हैं। समुद्री द्वीप, ट्रेंचेस, गड्ढे, जिस तरह से स्थल मंडल में गड्ढे पाए जाते हैं उसी तरह से जो महासागर है, महासागरों के बीचों बीच भी बड़े बड़े गड्ढे पाए जाते हैं जिसको ट्रेंच बोला गया है। ठीक है। तो उपकूल के चारों ओर स्थित महासागर के उथले भाग को मही सोपान कहा जाता है। ये जो मही सोपान, महादेशीय सोपान, ये सारा मही सोपान के बाद पर्याप्त गहरे वाले जो लगभग 20 मीटर तक होता है उसको महादेशीय ढाल, मतलब ये महादेशीय सोपान से अचानक ही एक ढलान ज़्यादा हो जाती है, उसी को ही, इस ढलान को ही महादेशीय ढाल बोला जाता है। महादेशीय ढाल के बाद सागर महासागर के मध्य भाग में अत्यंत गहराई समुद्र तलीय द्रोणी जिसको 4000 मीटर तक गहरा होता है। ये जो समुद्री द्रोणी है ये 4000 मीटर तक गहरा होता है। और सबसे समुद्री गर्त होता है। यहाँ पर समुद्री गर्त जो गड्ढे मैंने बताया, गर्त मतलब गड्ढा, समुद्र के पाए जाने वाले गड्ढे भी यहाँ पर मौजूद है जो जिसका औसतन गहराई है 8000 मीटर। ये बहुत ज़्यादा गहरा होता है ये गर्त। और जहाँ तहाँ फैले हुए समुद्र तल के ऊपर बहुत से चट्टानों के सिरे, द्वीप आदि भी दिखाए जाते हैं। इसके नीचे नीचे कई सारे आप लोगों को कई तरह के अवयव चट्टान के सिरे, द्वीप आदि वगैरह दिखने को मिलेंगे। और जो समुद्री गर्त है, समुद्र में पाए जाने वाले जो गड्ढे हैं उस गड्ढों में प्रशांत महासागर में पाने वाला मैरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर गर्त संसार का सबसे गहरा गर्त है। उसकी गहराई है 11022 मीटर। 11022 मीटर ये दुनिया का सबसे बड़ा गड्ढा है। तो बच्चों आज तक इतना ही। आप लोग अच्छे से एक बार वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। अगर इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताएं।